नमस्कार दोस्तों। भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की बुक से हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू के माध्यम से इसके समस्त चैप्टर्स को आप तक पहुंचाने की एक पहल शुरू की थी, जिसके हम 6 अध्यायों को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस बुक के 7वें अध्याय, जिसमें मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, उसके बारे में हम यहाँ आज प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार होते क्या हैं? तो मूल अधिकार नाम से ही फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल मतलब क्या होता है? बेसिक। मतलब जो हमारा संविधान है, संविधान में जो नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होंगे, तो जो अधिकार नागरिकों को दिए जाएं, उन अधिकारों के प्राप्त होने से नागरिकों का चहुमुखी विकास, इसमें बौद्धिक विकास भी है, उनका भौतिक विकास भी है, नैतिक विकास भी है, आध्यात्मिक विकास भी है, मतलब चहुमुखी विकास हो सके। तो ये क्या होता है? ये सारी चीजें बौद्धिक विकास है, मानसिक विकास है, किसी भी व्यक्ति की मूलभूत प्रवृत्ति होती है। तो जो अधिकार मनुष्य के मूल प्रवृत्ति का विकास करते हैं, वो मूल अधिकार कहलाते हैं। अब अगर हम इसके बेसिक चीजों पे हम जाएंगे, ज्यादा विस्तृत अभी नहीं बता रहे हैं। तो सबसे पहला ये था कि मूल अधिकार 1931 में, जब वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें सर्वप्रथम मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई थी। इसके अलावा 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया था। बाद में जब 1946 में भारत का संविधान निर्मित हो रहा था, तो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित होकर, या कह सकते हैं कि प्रेरित होकर, मतलब भारतीय संविधान में उसके प्रावधानों को, मूल अधिकारों को शामिल किया गया। कहने का मतलब ये है कि अमेरिकी संविधान से भारतीय मूल अधिकार प्रभावित थे। आइए हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से शुरू करते हैं। बीच में जो चीजें आएंगी उनमें डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न ये है कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से 36 के अंतर्गत ये दिया है और इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो पहला कथन तो हमारा सही है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य, तो इसका मतलब ये है कि हमारा दूसरा कथन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया कि अनुच्छेद 12 से 35, ना कि 12 से 36। वहीं तीसरा कथन क्या है कि इसे भारत का मैग्ना कार्टा, बिल्कुल सही है। जो मूल अधिकार हैं उनको भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, इसलिए हमारा तीसरा कथन सही है। तो जो कि पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा कथन हमारा गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा 2। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है। तो मूल अधिकारों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा, मूल रूप से संविधान ने 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। और तीसरा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया कि मूल अधिकार जो हैं वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित थे, ना कि आयरलैंड के संविधान से। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो क्या है, गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मूल दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि मूल रूप से संविधान ने 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। तो ये कथन भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान ने जो है मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। अब आपको लगेगा 7 क्यों? हमें तो 6 पता है। तो दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार जो अभी हैं, उसके अलावा संपत्ति का भी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 31 आर्टिकल 31 के अंतर्गत, मतलब राइट ऑफ प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के अंतर्गत मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स था। बट 1978 में 44th अमेंडमेंट के माध्यम से, यानी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे विधिक अधिकार प्रदान किया गया और इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया।
और ये प्रावधान अभी किसमें है वर्तमान में, तो आर्टिकल 300A मतलब 300 का। तो हमारा तीसरा कथन तो सही है, लेकिन पहला और दूसरा कथन हमारा गलत है। तो इसमें ऑप्शंस में, सॉरी दोस्तों, इसमें ऑप्शंस में हमने 1 और 3 कर दिया है, 1 हटा देंगे तो केवल 3 मान के हम इसको सही मानेंगे, मतलब हमारा तीसरा कथन हमारा सही है, बाकी गलत है। वहीं अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न ये है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, हम इस प्रश्न पे बढ़े उसके पहले हम जो मूल अधिकार, 6 मूल अधिकार वर्तमान समय में हैं, उस पर थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं उसको कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये आर्टिकल 12 मतलब 12 से लेके 35 के मध्य है, ठीक है। लेकिन 6 जो मूल अधिकार दिए गए फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें पहला है समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वलिटी, और राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से 18 के मध्य मतलब आर्टिकल 14 से 18 के मध्य है। वहीं दूसरा जो है राइट टू इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के मध्य है। वहीं आर्टिकल जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो ये किसमें है, आर्टिकल 23 और 24 में है। वहीं धर्म के राइट टू रिलीजन इंडिपेंडेंस ऑफ रिलीजन मतलब धर्म को मानने की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान, वो आर्टिकल 25 से 28 के मध्य है। वहीं संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर रिलेटेड जो राइट्स हैं वो किसमें है, आर्टिकल 29 एंड 30 मतलब 29 और 30 में है। वहीं जैसा कि हमने बताया था कि मूल अधिकार में 31 संपत्ति का अधिकार था, तो वो अभी नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब जितने भी राइट्स हमने पढ़े हैं अगर इनका उल्लंघन होता है तो इनके उल्लंघन की स्थिति में इसको जो लागू करने का जो अधिकार है या इनको प्राप्त करने का जो अधिकार है वो आता है आर्टिकल 32 मतलब 32 के अंतर्गत, जैसे हम संवैधानिक उपचार कहते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था। अब हम जब प्रश्न में जहां जो चीजें आएंगे तो हम चर्चा करते जाएंगे। तो पहला कथन ये है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने अभी बताया। राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से 18 के मध्य है। वहीं मार्शल लॉ से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 34 में है। तो पहला कथन तो हमारा सही है, दूसरा कथन भी हमारा सही है क्योंकि मार्शल लॉ से संबंधित प्रावधान जो है आर्टिकल 34 में ही है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही। इसमें प्रश्न है सही नहीं है, तो जो कि दोनों कथन सही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कथन गलत है, मतलब सही नहीं है तो इसमें गलत हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम समानता के अधिकार पर चर्चा कर लेते हैं मूल रूप से। तो समानता का अधिकार जैसा कि हमने बताया कि 14 से 18 आर्टिकल 14 टू 18। तो जो आर्टिकल 14 है मतलब अनुच्छेद 14 है वो ये कहता है कि विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण किसमें है, आर्टिकल 14 में। अब यहाँ पे दो टर्म यूज हो रहे हैं, विधियों के समक्ष, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। पहला जो है जो हमने कहा विधि के समक्ष समता, तो जो विधि के समक्ष समता है वो ब्रिटिश मूल का है, और विधियों के समान संरक्षण वो जो है किस मूल का है, वो मूलतः अमेरिकी संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता का भावार्थ ये है कि कानून है तो उस कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे, चाहे वो राजा हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे एक सामान्य सा कर्मचारी हो। ये इस तरह से बात करता है। लेकिन जो विधियों का समान संरक्षण है वो ये कहता है कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब आप समझिए कि जैसे एक गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाएगा वो गरीब व्यक्ति की बराबरी का जो व्यक्ति होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। जैसे एक अधिकार की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमें वो मिलता है, आरक्षण मिलता है। अब जैसे एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है, तो अगर जो ब्रिटिश जो विचार है विधि के समक्ष समता, तो अगर हमने कोई वैकेंसी मतलब
कोई मान लो उसको प्रावधान 100 रुपए देना है या 1000 रुपए देना है, तो 1000 रुपए में अगर विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है, विधि के समक्ष क्षमता का, उसमें हम क्या करेंगे कि दोनों को 500-500 रुपए दे देंगे। लेकिन क्या ये बराबरी का अधिकार होगा? तो ये नहीं होगा। तो जो अमेरिकी संविधान है वो विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। तो हम ये करेंगे कि हम जो 1000 रुपए है उसमें से, क्योंकि जो अमीर व्यक्ति है वो सक्षम है, तो उसे ना देके उसे दे देंगे। तो जो अमीर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति को उसके बराबरी में आने का मौका मिलेगा। तो ये विधियों का जो समान संरक्षण हो गया, मतलब जो कानून है वो बराबरी पर लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से कुछ है। वहीं आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें, वो कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान, मतलब धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, लिंग और जन्म स्थान, ये 4 ऐसे हैं कि इनके आधार पे कोई विभेद नहीं किया जाएगा। वहीं आर्टिकल 16 जो है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब अगर सरकारी नौकरियां हैं या जो लोक प्रयोजन के विषय हैं, अगर उसमें कुछ बात आती है तो वहां पे समानता का अधिकार दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 क्या करता है कि अस्पृश्यता का अंत और उनका आचरण निषिद्ध करता है। वहीं अनुच्छेद 17 क्या करता है कि सेना या विद्या संबंधी, जो हमें विभिन्न पुरस्कार, जैसे स्वतंत्रता से पहले तो विभिन्न पदवियां प्रदान की जाती थी, कभी नाइटहुड की, कभी सर की, कभी राय बहादुर की, तो इनका जो है निषेध किया गया। बाद में 1976 में जब इंदिरा गांधी सरकार का पतन हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस समय पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे उपाधियों को भी ये बहस चली कि क्या ये उपाधियां नहीं है। तो बाद में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये उपाधियां नहीं है, ये एक व्यक्ति के जीवन में किए गए कार्यों को सम्मानित करने का एक तरीका है। हाँ, ये जरूर है कि वो व्यक्ति इन उपाधियों का प्रयोग सार्वजनिक तौर पे ना करे। तो ये सारे प्रावधान थे जिसमें ये मूलतः अस्पृश्यता का अधिकार, जैसा कि हमने बताया, 17 में दिया है। तो ये है। अच्छा, इसमें एक जो 15-16 का जो आर्टिकल, जो आरक्षण संबंधी मुद्दा है, तो अगर हम उस पर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको अलग से आपके समझ लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में है। तो देखिए, पहला कथन तो हमारा सही है, पहला कथन हमारा क्या है? सही है। लेकिन दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो बलात् श्रम का प्रतिषेध है वो अनुच्छेद 23 में है, ना कि अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 जो है प्रावधान ये करता है कि बलात् श्रम, मतलब जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं, उनसे जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता, वो जो है अनुच्छेद 23 में है। वहीं कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिशत वो 24 में है। तो हमारा दूसरा कथन गलत है। और प्रश्न में क्या है, कौन सा सही नहीं है? दूसरा कथन हमारा सही नहीं है। अच्छा, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में दी गई है, तो वो कौन कौन सी है? तो वो है, पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो अधिकार है वो। वहीं सम्मेलन है दूसरे में। तीसरा जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा है संचरण, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। पांचवा निवास और वृत्ति, मतलब कोई व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है संविधान में। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सा कथन सही है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, बिल्कुल सही है। इसमें 5 प्रकार के रिट का प्रावधान किया गया है, ये भी कथन सही है। और उच्चतम उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो देखो, पहला दूसरा कथन तो सही है, लेकिन तीसरा कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय है वो रिट जारी करने का उसका अधिकार 32, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत है। वहीं जो आर्टिकल 226 है उसमें जो रिट जारी कर सकता है वो एचसी कर सकता है, मतलब
हाई कोर्ट कर सकता है। तो हमारा तीसरा कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है, तो उसमें 5 रिट कौन कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है, अधिकारपेक्षा है। अच्छा, हमने आपको बताया कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत, मतलब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय, जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, वो रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन दोनों के रिट जारी करने में एक बेसिक अंतर होता है। बेसिक अंतर ये होता है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो केवल संविधान वो मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकते हैं। वहीं उच्च न्यायालय जो है राज्यों के, वो संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अलावा अन्य स्थिति में भी रिट जारी करने की अधिकारिता रखते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो उच्च न्यायालयों की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की तुलना में ज्यादा है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के अन्य अधिकार वर्णित हैं। कौन कौन से दिया गया है इसमें, आर्टिकल, ये आर्टिकल्स दिए हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 300 का और अनुच्छेद 301। तो दोस्तों आप इसका आंसर दें उसके पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि है क्या ये तीनों। तो जो अनुच्छेद 265 है वो क्या है कि विधि के प्राधिकार के बिना, मतलब जब तक कानून नहीं बनाया जाए उसके बिना किसी कर को न तो अधिरोपित किया जाएगा ना उसको संग्रहित किया जाएगा। वहीं 300 का क्या बोलता है, तो हमने जैसा कि बताया था कि संपत्ति के अधिकार को हमने विधिक अधिकार बना के 300 का में रख दिया था। तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधान है कि एक विधि के तहत ही किसी व्यक्ति को उससे वंचित किया जाएगा संपत्ति से। वहीं जो अनुच्छेद 301 है वो क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और समागम, वाणिज्य की स्वतंत्रता वो अनुच्छेद 301 में है और वो अबाध रूप से होगी। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों स्वतंत्रताएं ही है, ये अधिकार ही है हमारे, और मूल अधिकारों के इतर है। तो हमारा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, सभी कथन सही है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि अनुच्छेद 25 में हिंदू धर्म में सम्मिलित है। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए दोस्तों कि आर्टिकल 25 टू 28, मतलब अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता का जो है प्रावधान है। तो उसमें जो है 25 क्या है, अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास, मतलब कुल मिला के धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता करता है। अनुच्छेद 27 क्या करता है, किसी धर्म को प्रोत्साहित करना है तो उसके लिए कर भुगतान। और अनुच्छेद 28 क्या है कि कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों तथा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की क्षमता। फिलहाल हम प्रश्न पे आते हैं कि हमारा प्रश्न ये है कि 25 में जो हिंदू धर्म है उसमें अन्य कौन कौन से धर्म सम्मिलित हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं सिख, जैन, बौद्ध और पारसी। तो दोस्तों यहाँ पारसी जो है इसको हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं लिया जाता, बाकी ये तीनों लिए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो प्रतिषेध का क्या अर्थ है। तो प्रतिषेध आया कहाँ से, पहले तो आपको ये जानना चाहिए। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत जो रिट जारी की जाती है तो उन्हीं रिट के अंतर्गत में है प्रतिषेध। तो को प्रस्तुत किया जाए, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है। हम आदेश देते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि ये परमादेश की जब रिट जारी की जाती है तो उसका अर्थ ये होता है रोकना। ये सही है क्योंकि ये प्रतिषेध का इसका अर्थ यही होता है। वही प्रमाणित करना क्या होता है, इसको होता है सर्टरोई उत्प्रेषण। यहाँ पे ये हो जाएगा सही। वहीं अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा परमादेश रिट जारी नहीं किया जाता। तो परमादेश का अर्थ क्या है, परमादेश होता है हम आदेश देते हैं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए
कोई व्यक्ति है, सार्वजनिक पदाधिकारी हैं, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं उचित ढंग से, तो उस स्थिति में जो है परमादेश जारी किया जाता है, जो वरिष्ठ संस्था होती है उसके द्वारा, या उच्चतम न्यायालय के द्वारा, या उच्च न्यायालय के द्वारा। तो इसमें प्रश्न है कौन किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तो पहला, सार्वजनिक इकाई के विरुद्ध। तो ये तो हमारा सही नहीं है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक इकाइयों के विरुद्ध या सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। वहीं निजी व्यक्तियों के विरुद्ध ये बिल्कुल इस हिसाब से सही है, क्योंकि यहाँ पे जारी इनको किया जा सकता है, नहीं किया जाता। वहीं गैर संवैधानिक बिल्कुल सही है। वहीं भारत के राष्ट्रपति, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। मतलब सार्वजनिक पदाधिकारियों या सार्वजनिक इकाइयों के अलावा अन्य 3 स्थितियों में परमादेश ऋण जारी नहीं की जा सकती है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट कब जारी किया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जब हिरासत कानून सम्मत है, न्यायालय के द्वारा हिरासत संबंधित आदेश है, हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हुई है, सभी स्थितियों में। तो ये जो है दोस्तों हमारा प्रश्न ये इसमें ये है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट कब जारी, यहाँ पे नहीं किया जाना होना चाहिए, कब जारी नहीं किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा हिरासत कानून सम्मत है तब भी जारी नहीं हो सकता। तो कुल मिला के सभी स्थितियों में जो है हमारा ये प्रावधान नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन अक्सर आता है। तो वैसे नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आप बेझिझक आंसर दीजिए संविधान की उद्देश्य या प्रस्तावना। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है, तो ये कहा था हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 3 तीसरा जो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। तो देखिए पहला कथन तो हमारा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में नहीं है बल्कि 21 का में है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसमें? अनुच्छेद सही नहीं है तो 2 है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस पे। असल में शुरू में जो है शिक्षा संबंधी जो प्रावधान थे वो आर्टिकल 45 में थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को एक अधिकार बनाते हुए संविधान में अनुच्छेद 21 के ही अंतर्गत एक का उपबंध किया गया, जिसमें ये प्रावधान था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और ये उसका कर्तव्य है। तो ये हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संसद की अनुच्छेद 338 के तहत संशोधन करने की शक्ति मूल अधिकारों को भी संशोधित करने की शक्ति है, या किस मैटर में, किस प्रकरण में ये चीज कहा गया था? शंकरी प्रसाद सिंह केस 1951, सज्जन सिंह केस 1965, गोलकनाथ केस 1967 और केशवानंद भारती केस 1973। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सर्वप्रथम शंकरी प्रसाद सिंह केस में जो है ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद की अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति जो है वो मूल अधिकारों को भी संशोधित करने की शक्ति है। मतलब अगर कोई संसद संशोधन करती है तो वो पूरे संविधान के साथ साथ मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। वहीं अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या है? ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के प्रावधान की सहमति किस केस में मिली? मतलब 27% आरक्षण केस तो आरक्षण का प्रावधान किसमें था? मंडल कमीशन, जो कि 1978-79 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा गठित किया गया था। उसकी अनुशंसाओं को लागू किसके समय किया गया? वीपी सिंह के समय।
तो उसी से संबंधित एक प्रकरण गया था जिसे हम इंदिरा साहनी केस के नाम पे जानते हैं। तो हालांकि उन्होंने 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के साथ साथ 10% ईडब्ल्यूएस, जिसको अभी हम वर्तमान में वो आरक्षण लागू हो गया है, तो ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद जो 27% आरक्षण की सीमा थी ओबीसी वर्ग को, उसको तो बिल्कुल सही माना, लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो 10% का था उसको गैर संवैधानिक बताया था उस समय। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा साहनी वाद। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में दी? मतलब किस मैटर में, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो SC/ST हैं, अगर उनका उपवर्गीकरण करना है तो राज्यों को इस चीज की अधिकारिता है। तो पहला ऑप्शन है राजीव गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016, दूसरा है M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, तीसरा है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह 2020। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी के लिए ही नहीं बल्कि आगे समय के लिए भी, क्योंकि अभी इससे संबंधित एक केस फिर चर्चा में रहा था। तो ये जो है मूलतः जो दिया गया था वो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह मामले में दिया गया था। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। वहीं अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निजता के अधिकार को किन अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ा जाता है? सॉरी, यहाँ पे पढ़ लिखा है, पढ़ा जाता है होगा दोस्तों। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और सभी शामिल। तो KS पुत्तस्वामी एक वाद हुआ था जो निजता के अधिकार से संबंधित वाद था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, MPPSC ने इसे एक बार पूछा है। इसके अलावा भी एक दो जगह परीक्षाओं में ये आया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने KS पुत्तस्वामी वाद में ये कहा था कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को जो मिलाकर वो एक अधिकार बनता है, वो निजता का अधिकार है। मतलब निजता का अधिकार इन तीनों प्रावधानों को शामिल करता है। तो हमारा यहाँ कथन कौन सा सही हो जाएगा? सभी कथन, सभी शामिल हैं। वहीं अगले प्रश्न, तो अगला प्रश्न वही जो हमने अभी चर्चा की कि किस वाद में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना? तो KS पुत्तस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AK गोपालन, साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि ये हमारा कौन सा मैटर था, कौन सा कथन था? तो पहला KS पुत्तस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये हमारा जो मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उनसे संबंधित चर्चाएं थी। थोड़ा सा कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो इस पूरे सेक्शन को आप एक बार ध्यान से बुक से पढ़िए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे इसका एक एपिसोड और लाने की। अभी नहीं तो थोड़ा सा हम प्रश्नों को कलेक्शन करने के बाद आपके पास लाएंगे इससे संबंधित, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर देखा जाए तो 17-18 प्रश्न थे, हमने बेसिक चीजें आपसे डिस्कस की, किंतु आपको इसके एक एक आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल 13, 14 से लेके आपको 34, 35 तक पूरा इसको याद करना है। और बाकी ये जो प्रश्न दिए गए हैं आप इनकी प्रैक्टिस करिए और अपनी पकड़ इस अध्याय में बनाइए। आशा है आपको हमारी ये पहल अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों हर बार की तरह चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए। धन्यवाद।